हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम टॉपिक वाइज सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं कि 10-12 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा गुप्त काल का है और ये बड़ा टॉपिक है, तो एक पार्ट में हो नहीं सकता, तो इसके दो पार्ट करेंगे। एक आज और एक टॉपिक पार्ट जो है इसका और करेंगे। ऑलमोस्ट 120-125 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो अलग-अलग एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके आप जरूर बताइए। और इसके पहले आपकी टॉपिक वाइज सीरीज अगर आपने नहीं देखी है, महाजनपाद काल की, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। राइट, तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले अलग अलग नई नई वीडियोज बनाने की। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन पहला है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं। गुप्त वंश की स्थापना जो की थी वो श्री गुप्त जी ने की थी और इनके बाद में घटोत्कच आते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। अगला है कि गुप्त जो है वो किसके सामंत माने जाते थे। माना जाता है कि गुप्त पहले वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, कुषाण शासकों के सामंत हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधीराज यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले दो शासक आते हैं, पहले आए थे श्रीगुप्त और फिर आए थे घटोत्कच। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त ने। और घटोत्कच जो है इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और कुषाण शासकों में कहा जाता है कि महाराज सामंत को कहते थे, इसीलिए उनको पहले कुषाण के शासकों को सामंत माना जाता है। और महाधीराज कह दीजिए, महाराजा धीराज कह दीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम के, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। अगला है कि गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्हें महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ माना जाता है। गुप्त शासकों में महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट जी थे। सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो रही थी वो कौन सी थी। तो सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत भाषा। सी आपका डी आपका ठीक है। और इतिहासकार पी ए समित ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन, समित ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त गुप्त को, सॉरी समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। और ये रोका था सकंद गुप्त ने, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध रहा है। गुप्त राजवंश है वो कला और स्थापत्य कला के लिए, कला और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है गुप्त काल का। राइट आंसर आपका एक नंबर। और अजंता कलाकृतियां जो है वो किससे संबंधित है। अजंता कलाकृतियां जो है गुप्त काल से, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास जी किसके राजकवि रहे थे। कवि कालिदास जी जो है ये गुप्त शासकों के, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो है उनके दरबार में थे, जिनके दरबार में 9 रत्न थे, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा था, यानी किस विषय वस्तु पर ज्यादा चित्रांकन हुआ था। तो बौद्ध धर्म पे, हालांकि और भी है। चलिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन सा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय था। आप कमेंट करके बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अगला कि एरन विले का संबंध है वो किस शासक से आता है। तो ये भानुगुप्त का है। और पहला सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख 510 में एरन विले से ही मिलता है। अगला एक फायान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। और हेन सांग है वो हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है, यानी गोल्डन एज है वो किनके शासनकाल को कहा जाता है। गुप्त काल को कहते हैं। और अगला है कि फायान कहाँ का निवासी था। तो चीन का था। और किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक रहा था। ये वाकाटक वंश का शासक रहा था। सी आपका ठीक है। और किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा जाता है। कविराज उपाधि रही थी समुद्रगुप्त की। सी आपका ठीक है। सकंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। कौन से लेख में कहा गया है। तो कहोम स्तंभ लेख जो है उसमें ये उपनाम देखने को मिलता है। और अगला है कि श्रीलंका की राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ये बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए। बी आपका ठीक है। अगला है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले कब हुआ था। तो ये जन्म माना जाता है गुप्त काल से, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि कब दान की थी। विक्रमादित्य की उपाधि आती है ये
और ये उपाधि धारण कब की थी? जब उन्होंने शकों को हराया था। शकों का उन्मूलन करने के बाद में उपाधि धारण की थी। चलिए, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो रहे हैं वो कौन है? विष्णु जी, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के चलाए थे? जब उन्होंने शकों को पराजित किया था, तब उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। सी आपका ठीक है। और मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये चौथी सदी में करवाया गया था। तो एक आपका ठीक है। अगला ये फायान और रेनसां क्रमशः किसके शासनकाल को देखा था? किनके शासनकाल में आए थे? फायान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला एक दंतरी कौन थे? दंतरी कौन आते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्नों में प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक आते हैं, यानी बी आपका ठीक है। चलिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की रही थी? तो राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि फायान के द्वारा चित्रित ग्रंथ फूकोओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इनमें से तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है क्या? नहीं मिलती। बौद्ध राज्यों की मिलती है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की जानकारी मिलती है, बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध विहारों की जानकारी भी मिलती है, लेकिन सिद्धांत नहीं मिलते, यानी एक आपका ठीक है। अगला एक गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है, सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो माना जाता है वो कौन सा? ये देवगढ़ का जो दशावतार जी का मंदिर है। आप बताइए कि दशावतार जी का मंदिर है किसका? ठीक है, किस देवता का है? अगला है कि अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाओं का निर्माण है गुप्त काल में हुआ था? इनमें से 16, 17 और 19। 16, 17, 19 का तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अमरकोश के लेखक है अमर सिंह जी, और ये किसके दरबार से जुड़े हुए थे? और अमर सिंह जी है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। याद रखना है अमरकोश की रचना किसने की थी। चलिए, गुप्त संवत 1319-20 में शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जिन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ये बता दीजिए। जब उनके राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था उसके उपलक्ष्य में, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं, जिन्होंने महाराजा धीराज की सबसे पहले उपाधि धारण की थी। पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उत्खननकर्ता कौन है? हरिसेन जी है। किसके शासनकाल के? समुद्रगुप्त के। दोनों याद रखिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसके? समुद्रगुप्त की है। और रचनाकार जो रहे हैं वो हरिसेन जी रहे हैं इसके। चलिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने चंद्रगुप्त पर पहुंचने में कारण की वजह से, कला साहित्य की वजह से, बी आपका ठीक है। सारनाथ में दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? और ये भी गुप्त काल के दौरान ही हुआ था। अगला है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे, यानी एक आपका ठीक है। और कुम्हार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया था? कुम्हार संभव कालिदास जी का है, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में हुई थी। और कौन सी चीनी यात्री आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, वो आप बता दीजिए। अगला है कि गुप्त युग में भूरासों की दर क्या थी? भूरासों की दर उपज का छठा हिस्सा माना जाता है, उपज का छठा भाग, यानी बी आपका ठीक है। और नगर का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है? तो कर्मिक पतन भी गुप्त काल की विशेषता है। चलिए, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे? मंदिर और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान गुप्त काल के दौरान ही सर्वाधिक हुए थे। तो राइट आंसर का 1 नंबर। अगला है कि दिल्ली के मेहरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ जो है वो किसकी स्मृति में बना हुआ है, किसकी याद में? ठीक है, तो चंद्र की स्मृति। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। अगले कालिदास जी के द्वारा रचित महाविगामित्र जो है नाटक के जो नाटक सॉरी जो नायक रहे हैं वो कौन है? ठीक है, मालविका के जो नायक हैं वो कौन है? अग्निमित्र हैं, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की सैनिक जो उपलब्धियां है वो प्रयाग प्रशस्ति में। हरिसेन जी जिसके रचयिता रहे हैं, डी आपका ठीक है। अगला कि इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी रही थी? तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी भी गुप्त काल के दौरान थी, एक आपका ठीक है। चलिए, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था? हुणों के आक्रमण से विचलित कौन सा हुआ था? गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल के पतन का कारण ही हूण आक्रमण माना जाता है, तो सी आपका ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक कालिदास जी ने नहीं लिखा था? तो
कालिदासी का जानकी हरण को छोड़ दें तो बाकी तो सारे कालिदासी के हैं, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि अजंता की गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये आती है धार में, बागधार, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि गुप्त वंश की अवधि बता दीजिए कब से कब तक? तो लगभग 1319 से 500 तक। हालांकि शुरुआत तो 1319 से पहले से ही हो गई थी, क्योंकि 1319 में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ऑप्शन के आधार पर एक नंबर जो है वो ठीक है, लगभग बात कर रहे हैं। चलिए, बाल विवाह की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? बाल विवाह प्रथा की शुरुआत गुप्त काल से, यानी सी आपका ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में। राजस्थान में अगर बात करेंगे गुप्तकालीन सोने के सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, तो राजस्थान में भरतपुर में एक जगह आती है बयाना। तो बयाना जहाँ से पहला विजय स्तंभ भी है और सर्वाधिक सोने के सिक्के और नील के अवशेष भी मिले हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ जो है वो आता है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासी का, बी आपका ठीक है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख अरण्य विलेख में मिलता है, भानुगुप्त जी के टाइम का, सी आपका ठीक है। और गुप्त वंश के शासकों का सही कालक्रम बता दीजिए कि पहले कौन से शासक बैठे थे? तो पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, और फिर कुमारगुप्त, और फिर सकंदगुप्त आते हैं। यानी क्रम वाइज ले लीजिए, सारे के सारे 1 2 3 4 5 ही हो जाएगा, यानी ई ले लीजिए राइट आंसर। ये सीधा चंद्रगुप्त है, ये प्रथम लिखा है तो ये प्रथम मान लीजिए, सेकंड, ठीक है, क्रम वाइज रहेंगे। अगला है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें बयाना भरतपुर से, यानी एक आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो कुमारगुप्त को मानते हैं, एक आपका ठीक है। और अगला है, कथन है आपके पास कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दूसरा कथन क्या है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा सही है? तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है, ये कह सकते हैं। कथन तो दोनों ही ठीक है, लेकिन सही रूप से व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी कर देंगे राइट आंसर। एक और बताओ, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन में संचालित होता है? तो किस में जानकारी? ताम्रलिप्ति, यानी एक नंबर आपका सही है। ये टॉप 60 क्वेश्चन थे। हालांकि ये इसका पार्ट 1 है, एक पार्ट हम और कवर करेंगे। तो इनमें से जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने इनमें से सही किए हैं, ठीक है। और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की सीरीज है वो रोजाना हम बनाते रहें। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। और कल तो गुप्त काल का नहीं करेंगे, कल तो एक और टॉपिक करेंगे हम नया, लेकिन गुप्त काल का एक टॉपिक, एक पार्ट जो है वो और कवर करने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी एक टेस्ट में पूरे हो नहीं सकते। और बहुत सारे क्वेश्चन गुप्त काल की जो खास तौर से साहित्य है, स्थापत्य कला है, कला साहित्य है, या प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था जो है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो पार्ट हम कवर करेंगे एक और अच्छे से। तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं रात को 8 बजे एक लाइव टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।